मैं मेरे अतिथिगण से सबसे पहले तो मैं सर जी नमस्ते, दत्तात्रेय सर जी नमस्ते। पहले उनका मैं स्वागत करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ और परिचय से कहती हूँ। दत्तात्रेय सर किसी भी परिचय के लिए ये नहीं है, बहुत फेमस है सर हमारे, और हमारे प्रोफेसर हिंदी विभाग के विश्वविद्यालय कलीना में सर बहुत सालों से कार्यरत हैं। कुछ दिनों के बाद सर हमारे एचओडी बनने वाले हिंदी के लिए। अभी से मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। और आगे सर पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राम नारायण रुइया महाविद्यालय के। बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में 21 से अधिक इन्होंने लिखे हैं और ये बहुत कार्यशालाएं करते हैं। मैंने भी कुछ सेमिनार सर के अटेंड किए हैं, सर के बहुत पहले जब मैं पीएचडी करती थी उस वक्त। और वक्ता और आलोचक के रूप में बहुत प्रसिद्ध है सर। और सर आपका स्वागत है, आप आए और इतने कम समय में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे हमें हिंदी दिवस के लिए कुछ हमें प्रकाश डालिए इस पर सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी इस कार्यक्रम में मैं जुड़ रहा हूँ। सर आपका अभिनंदन। और सर शुरू करते हैं उसके पहले मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि दोपहर के 2 बजे मेरा आनंदी मैम से बात हो रहा था और उन्होंने बोला मैम चलिए अपन हिंदी दिवस मनाते हैं। और 2 बजे हमने डिसाइड किया और सिर्फ चंद घंटों में, सिर्फ 2 से ढाई घंटों में हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। हाँ, तो अगर हमारे शब्दों में या कहीं हम अनप्रिपेयर्ड है तो प्लीज उसके लिए मैं शुरू में ही आप लोगों से क्षमा याचना हम चाहते हैं। मैम, थैंक यू मैम। सर बोलिए सर, प्लीज। जी। सबसे पहले मुझे तो ये लगा था जब हमारी फोन पर बात हुई थी कि शायद मेरी जगह कोई आने वाला था, वो आया नहीं, इसलिए मुझे बुलाया गया है। नहीं सर, ऐसा आपकी बातों से मुझे ये एहसास हो गया कि बहुत कम समय में आपने ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। इसलिए सबसे पहले मैं महाविद्यालय प्रधानाचार्य और आप सभी को, आनंदी मैडम जी को भी और रचना जी को भी, है ना, रत्ना मैडम जुड़ गई है, हमारा पुराना परिचय रहा है मैडम के साथ। आप सबको मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ और हिंदी दिवस की बधाई आप सब लोगों को देता हूँ। हालांकि आज के दिन में ये मेरा दूसरा व्याख्यान चल रहा है। मन नहीं था, लेकिन हिंदी की बात आती है तो मन अपने आप तैयार हो जाता है। मन मांझने की जो प्रक्रिया रही है वह इसी भाषा से शुरू होती है, कम से कम मेरे स्तर पर, मेरे रचनात्मक स्तर पर और मेरे भावनात्मक स्तर पर इसी से यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अपने आप जुड़ जाते हैं हम। जब हमारी बात हो रही थी तो मैडम मुझे कह रही थी कि दक्षिण भारत में हिंदी की क्या स्थिति है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बोलिए। उसके पहले कुछ चीजें मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। हालांकि इसमें मतभेद हो सकते हैं, होने भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदी एक ऐसी भाषा रही है जिसके कारण हम सब एक सूत्र में बंध जाते हैं और इसको हम किसी भी हालत में नकार नहीं सकते, क्योंकि बहुत पहले ये भाषा साधु संतों की कभी सदुक्कड़ी वाणी हुआ करती थी और धीरे धीरे इसी सदुक्कड़ी कही जाने वाली भाषा में, खास करके इस कबीर और संतों की भाषा ने इस हिंदी को पूरे देश भर में फैलाना शुरू कर दिया। और ये एक सामाजिक जागरण का बहुत बड़ा आंदोलन था और उस आंदोलन को चलाने में जिस ढंग से कबीर रैदास ने काम किया, ठीक उसी ढंग से मराठी में भी नामदेव है, एकनाथ है, इन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया। गुजरात में नरसिंह मेहता है, उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया। उधर कर्नाटक में शशि विनेहाल है, उन्होंने भी इस भाषा का प्रयोग किया। 1-2 साल पहले
शरीफ, शशि निहाल शरीफ जिस प्रकार के कबीर संत उत्तर भारत में रहे हैं, महाराष्ट्र में जैसे तुकाराम रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से शशि निहाल शरीफ कर्नाटक में या दक्षिण भारत में रहे हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक दूसरा बड़ा नाम अक्का महादेवी का है। अक्का महादेवी की रचनाओं को अगर आप पढ़ेंगे, उस पर बात करने के लिए मेरे पास उतना समय नहीं है और बहुत कम समय में इन सारी चीजों को मैं समेट भी नहीं पाऊंगा, इसलिए संकेत मैं आपको दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी विद्रोही कवि के रूप में अक्का महादेवी जो है वो रही है और अक्का महादेवी का नाम बहुत बड़ा रहा है। धीरे धीरे संतों की वाणी से निकल कर के ये भाषा जो रही है वह ठेठ हमारे स्वाधीनता आंदोलन की भाषा बनती हुई हमें दिखाई देती है। मैंने कहीं अभी बीच में व्हाट्सएप पर पढ़ा आज ही कि ये वो भाषा नहीं है जिसके लिए हम लड़े थे। मतलब हमारी स्वाधीनता में या स्वाधीनता की लड़ाई में हमने जिस भाषा से जिस भाषा के जरिए हम शरीक हो चुके थे, उस भाषा में हमारी न्याय की भाषा जो रही है, जिसको हम कानून की भाषा भी कहते हैं, वो नहीं है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि जिस भाषा के भीतर से हमने स्वाधीनता का अलख पूरे देश भर में जगाया और जिस भाषा के जरिए हमने स्वाधीनता प्राप्त की है ना, इसका बहुत बड़ा उदाहरण अगर मैं आप लोगों के सामने देना चाहूँ, हिंदी भाषी लोग मुझे क्षमा करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको वो केवल समझने की कोशिश करे तो उनके सामने ये बातें साफ हो जाएगी। देखिए, बात ऐसी थी कि देश भर में हिंदी का अलख तो जाग ही रहा था और उस दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक सामाजिक आंदोलन शुरू कर दिया था। अब स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः गुजराती भाषी रहे हैं। ये वही दौर रहा है जिस दौर में नवजागरण जिसको हम कहते हैं, हालांकि ये कितवा नवजागरण है, इसके संबंध में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो नवजागरण था, इस नवजागरण की भी भाषा हिंदी बनी। मतलब स्वाधीनता आंदोलन की भाषा हिंदी बनी, नवजागरण की भी भाषा हिंदी बनी। और जब स्वामी जी आर्य समाज की स्थापना करने के साथ साथ इस भाषा में बोलना शुरू नहीं कर चुके थे और उनकी सत्यार्थ प्रकाश भी गुजराती में लिखी गई थी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति स्वामी जी के संपर्क में आया जो बंगाली व्यक्ति रहा है, जिसका नाम केशव चंद्र सेन रहा है। मतलब एक बंगाली व्यक्ति दूसरे गुजराती व्यक्ति को ये कह रहा है कि स्वामी जी, अगर आपके बातों, विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं को देश भर में पहुंचाना है तो आपको हिंदी को अपनाना होगा। मतलब इस भाषा की ताकत को कौन समझ रहा था? तो सारे हिंदी भाषी लोग समझ रहे थे। मुझे वो हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य याद आता है। परसाई ने बहुत सटीक बात कही है कि हिंदी भाषी लोग हिंदी दिवस के अवसर पर बोलते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए, है ना। आपके पास भी ये व्हाट्सएप पर आया ही होगा। मैं मजाक की बात नहीं बोल रहा हूँ या ये हंसी में ले जाने वाली भी बात नहीं है। परसाई जी की पीड़ा ये थी कि हिंदी भाषी ऐसे कितने लोग रहे हैं जो हिंदी प्रदेशों में जाकर के उनकी भाषाएं सीखते हुए उनके साथ साथ अपनी भाषा का भी प्रचार प्रसार करते हैं। ये चिंता परसाई की थी। और जहां तक दक्षिण भारत में मैं घूमा हूँ, वहां तक मुझे यही नजर आता है। कई जगहों पर, कई विश्वविद्यालयों में मैं गया हूँ, कई महाविद्यालय स्तर पर मैं गया हूँ, तो वहां लोग ये कहते कि भाई हम आपकी भाषा तो सीखेंगे, लेकिन क्या आप हमारी भाषा सीखने के लिए तैयार है या सीखते हैं? ये उनका सवाल होता है। और इस सवाल का कोई जवाब हम हिंदी बोलने वालों के पास नहीं होता। हम कहते कि हिंदी बोलना चाहिए, ये सही है, हमारी ओर से सही है, लेकिन उनकी चिंता ये है, या खास करके हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो उनकी चिंता ये है कि अगर हम भाषाएं दूसरी सीखते जाएंगे तो हमारे रोजगार के अवसर छीनते जाएंगे।
ये चिंता जो रही है, एक बहुत बड़े पूर्व सर केंद्रीय आपको मंत्री ने बताना भी। चाहूंगी हमारे साथ साउथ इंडिया से भी जुड़े हैं एक मैम, जो हमारे दक्षिण भारत के बारे में भी चर्चा करेंगे, हिंदी के महत्व नहीं, कोई पे। बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ मुझे उन्होंने, मैडम ने, आनंदी मैडम ने बहुत पहले ही बता हाँ दिया है वही ना। वही। हाँ, और वो मेरी बात को सहमति भी देंगे, है ना। ठीक है सर। क्योंकि जो फैक्ट है वो, या जो सत्य है वो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, है ना। ठीक है सर। तो ये जो रोजगार का जो संकट रहा है वो कब शुरू हुआ? क्योंकि भाषाएं रोजगार देने के काबिल हो गई तब शुरू हुआ। खास करके जो बड़ा मार्केट बना सरकारी विभागों के जरिए या मीडिया के जरिए, ये जो मार्केट बना, उसके बाद ये संकट शुरू होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूंगा, या जो भी दक्षिण भारत से इस समय शरीक हो रहे हैं वो भी आपको बता देंगे, इस समय सर्वाधिक और सबसे बड़ा काम अगर हिंदी को लेकर के कहीं चल रहा है तो दक्षिण भारत में चल रहा है। रचनात्मक स्तर पर, आलोचनात्मक स्तर पर, है ना, और बोलचाल के स्तर पर भी ये काम जो रहा है बड़े पैमाने पर वहां चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये इस बात का संकेत है कि ये जो भाषा है आमजन सहृदय से स्वीकार करता हुआ हमें दिखाई देता है। इसमें कोई परहेज नहीं है। आप सोच लीजिए, महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो कि देवनागरी लिपि हिंदी और मराठी की एक जैसी ही है ना, या अन्य प्रदेशों में जाकर के बात करें, है ना, तो हिंदी को जनता तक पहुंचाने में साधु संतों, नेताओं के साथ साथ सिनेमा का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप आज के बिल्कुल गेस्ट का और परिचय दीजिए। बिल्कुल सर। ये जो रोल रहा है ये बहुत बड़ा रहा है। जहाँ जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इस भाषा को लोग प्रचलित करने में, या हिंदी की भीतर जो उपबोलियां निर्माण हो गई है, जैसे कि मुंबई में बोली जाने वाली हिंदी बम्बईया हिंदी कही जाती है, या हैदराबाद में बोली जाने वाली हिंदी या हैदराबादी हिंदी कही जाती है। इस प्रकार की जो संकरित भाषाएं निर्माण हुई, ये भाषाएं हिंदी और स्थानीय ध्वनि या स्थानीय टोन जिसको हम कहेंगे, लहजा जिसको हम कहेंगे, उस लहजा और उस भाषा का प्रतिफलन था, और इसको लेकर के ये भाषा विकसित होती हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे दक्षिण भारतीय अध्यापकों को जानता हूँ, रचनाकारों को जानता हूँ, कि वे जब बोलते हैं तो दक्षिण भारतीय टोन भी अब उनके भीतर रहा नहीं है। इतने साफ सुथरे ढंग से वह इस भाषा को अपनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्या कारण है? क्योंकि हमारे भीतर लोक प्रचलित जो भी व्यवहार रहे हैं, उस सारे व्यवहारों को पूर्ण करने का जो कार्य रहा है वह यही भाषा कर रही है। इसलिए घर से निकलकर जैसे ही हम बाजार में आते हैं, जैसे कि अभी मैडम ने कहा, मेरे ख्याल से रचना जी ने कहा है ना, कि अंग्रेजी शब्द मैं प्रयुक्त कर रहे हूँ। मैडम कोई बात नहीं है, कर लीजिए, बिल्कुल बिंदास कर लीजिए, इससे हमारी भाषा बिगड़ने वाली नहीं है। बहुत पहले एक सेमिनार हुआ था जिसमें बड़े नामी पत्रकार थे, है ना, सबके नाम मैं नहीं लूंगा, उनके सामने मैंने बात कही थी कि हिंदी अन्य भाषाओं के संपर्क में बिगड़ रही है। वो बिगड़ नहीं रही है, वो बन रही है। क्योंकि जो भाषा जितनी उदार होती है, जितने शब्दों को अपने भीतर वो समाहित करती है, वह भाषा और अधिक विकसित होती है, वह और अधिक उन्नत होती है। इसलिए बहुत पहले से 1000-1500 से अधिक अंग्रेजी शब्द हमारे पास रहे हैं, और डॉक्टर को डॉक्टर ही कहेंगे हम, और दूसरा कोई शब्द हमारे पास आज तक नहीं है। चिकित्सक कहने के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, या समझने में भी नहीं आएगा। ये संकट हमारे पास रहा है। इसलिए बहुत सारे भाषा भाषियों के शब्दों को हिंदी अपने भीतर समाहित करती है। ये उसकी उदारता है, ये उसका बड़प्पन है। जैसे कि मैडम ने कहा कि हमारे यहाँ कोई कैपिटल नहीं है, कोई स्मॉल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि इस भाषा में लाघवता इतनी है, नम्रता इतनी है कि मैडम आपसे जोड़ करके मैं अगर कहूँ तो अंग्रेजी में जैसे यू 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 कहा जाता है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, है ना, वैसे हिंदी में नहीं है। हिंदी में बड़ों के लिए आप है, हम है, मतलब जितनी आदर युक्त भाषा, इतनी सम्मान युक्त भाषा दुनिया में हिंदी जैसी कोई नहीं है। अब किसी भी भाषा में जाइए, बिल्कुल नहीं है। और शायद यही कारण रहा है कि हिंदी जनमानस में दिन ब दिन अपना प्रभाव जो रही है वह
छोड़ती जा रही है और लोग अपने आप इसको स्वीकार कर रहा है। देखिए, हिंदी का प्रचार कोई नहीं कर रहा है। हिंदी का प्रचार कौन कर रहा है इस समय? मार्केट कर रहा है। कौन कर रहा है? विज्ञापन कर रहा है। कौन कर रहा है? चैनल कर रहा है। कौन कर रहा है? फिल्में कर रही है। कौन कर रहा है? इंटरनेट कर रहा है। अभी हमारा वेबिनार जो रहा है, हमने शब्द ही बदल दिया, सेमिनार का वेबिनार कर लिया। इसका साफ मतलब यह है कि इसके भीतर वह शक्ति है, आत्मजीविता की शक्ति है, जो स्वयं फूटती है ना। आपने पीपल के वृक्ष को देखा होगा, खंडरों में वो कहीं पर भी उग करके आता है ना। उसके लिए जमीन की ही जड़ जरूरी नहीं है, वो जहां मिट्टी मिले, है ना। मैंने तो ये देखा, जहां मैं रहता हूँ, खारघर रेलवे स्टेशन के ऊपर कई सारे पेड़ आए हैं जहां कंक्रीट से बना हुआ है। अब वहां ला करके तो किसी ने वो लगाए नहीं होंगे, जाहिर है। इसका मतलब यह है कि जहां जिसका बीज पड़ा वह वहां उगता है, और हिंदी भाषा ठीक इसी प्रकार की रही है। इसलिए उसका वैश्विक परिदृश्य भी जो रहा है ना। बहुत बहुत मैं मुद्दे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वैश्विक परिदृश्य जो रहा है वह भी इसी प्रकार का रहा है। इसलिए लगभग 130 से अधिक विश्वविद्यालयों में ये भाषा पढ़ाई जाती है ना। लगभग 150 से अधिक विदेशी देशों में यह भाषा राजनीतिक स्तर पर बोली जाती हुई हमें दिखाई देती है ना। इसका रूप जो रहा है बहुत ही व्यापक और विशाल होता हुआ हमें दिखाई देता है। और हम निश्चित रूप से, क्योंकि इसकी यात्रा जो रही है ना, बोली भाषा से लेकर के विभाषा से लेकर के राजभाषा के ना, राष्ट्रभाषा से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसका जो विकास आप क्रमिक रूप से पिछले केवल 1000 वर्षों में आप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो भाषा रही है वह और अधिक उन्नत और विकसित होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे मन में ये भी डर नहीं है कि भूमंडलीकरण के दौर में ये भाषा नष्ट हो जाएगी, जैसे कि हजारों भाषाएं इस समय नष्ट हो रही है। आदरणीय गणेश देवी जी कहते हैं कि हर हफ्ते 4 भाषाएं लुप्त हो रही है ना। ये भूमंडलीकरण का दबाव हमारे ऊपर रहा है, लेकिन ऐसे दबाव के भीतर भी ये भाषा जो रही है वह पनपती हुई हमें दिखाई देती है। इसका एक सामान्य उदाहरण देकर के मैं बात कहूँ तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। बहुत पहले जब हमारे यहाँ चैनल लॉन्च हुए थे, है ना, केबल चैनल दूरदर्शन के बाद, है ना, तो जी और स्टार ये 2 चैनल हमारे सामने लॉन्च हुए थे। इनकी भाषा कौन सी थी? पहले अंग्रेजी भाषा में ये प्रसारित होते थे, लेकिन इसके कार्यक्रम कोई नहीं देख रहा था और दूरदर्शन लोकप्रिय होता चला जा रहा था। तो इन प्राइवेट चैनलों के सामने एक संकट पैदा हुआ, क्योंकि इनके सामने केवल कार्यक्रमों के प्रसारण का लक्ष्य नहीं होता, कार्यक्रम के प्रसारण के लक्ष्य के साथ साथ मुनाफा कमाना भी होता है। अब ये मुनाफा जैसे चैनल कमाना चाहता है, वैसे हमारी सरकार भी कमाना चाहती है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूँ कि एक दिन के लिए अगर विज्ञापन दूरदर्शन से बंद कर दिया जाए तो करोड़ों अरबों का घाटा जो रहा है हमारे देश की सरकार को हो जाएगा, कंपनियों को छोड़ दीजिए, है ना। तो चैनल अंग्रेजी में थे और कोई कार्यक्रम देख नहीं रहा था, दूरदर्शन लोकप्रिय हो रहा था। एक सर्वे उन्होंने किया, पाठकों को उन्होंने पूछा कि भाई हम दूरदर्शन से भी अधिक सुयोग्य तकनीकी के द्वारा हमारे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, आप क्यों नहीं देख रहे हैं। लोगों ने बहुत सारे सवाल, उन्होंने क्वेश्चनरी बनाई थी, प्रश्नावली बनाई थी, लोगों ने एक सिंपल जवाब दिया। सर जी थोड़ा रोक रही हूँ, क्षमा करना प्लीज। हमारे और भी 4-5 वक्ता हैं और 1 मिनट में, 1 मिनट मीटिंग का टाइम बहुत लिमिटेड होता है। हाँ मालूम है थोड़ा है ना। तो लोगों ने बता दिया कि आपकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। भाषा बदली, आज सबसे लोकप्रिय चैनल वही है। कहना ये चाहता हूँ कि मार्केट का जो दबाव रहा है, बाजार का जो दबाव रहा है, वह हिंदी को आपने आप बहुत ही आगे तक ले जाएगा, है ना। ये इसके भीतर की क्षमता रही, इसके भीतर की ताकत रही है ना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। आपने मुझे बुलाया, इसलिए आप सबके प्रति मैं सहृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारी दूसरी अतिथि रचना झा मैम, आपका स्वागत है मैम। और मैम ने कहा मैं खुद अपना परिचय दूंगी, मैं इसलिए भी बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैम स्वयं दीजिए आप प्लीज। थैंक यू मैम, ऑन करिए ना। मैम आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने
रत्ना मैम, सभी अपने को आप को मेरा आप प्यार भरा अनम्यूट। हाँ हाँ, आया आया मैम, हाँ मैम, बोलिए बोलिए मैम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहले तो मैं मेरे नाम को ठीक कर, मेरे नाम को ठीक कर, मेरा नाम रचना नहीं, मेरा नाम रत्ना झा है। ओके मैम। कोई बात नहीं, वो टेलीफोन पे से हो जाता है, कोई बात नहीं, रत्ना झा है। और मैंने 25 साल तक मलाड के एक कनिष्ठ महाविद्यालय में बच्चों को पढ़ाया है, या जो समझ लिए मार्गदर्शन दिया है, हिंदी में दिया है। ये मेरा सौभाग्य रहा, मुझे इस बात की खुशी रही। आज जब आनंदी जी का फोन आया, और आजकल चूंकि मैं थोड़ी स्वास्थ्य के हिसाब से बाहर निकलना होता नहीं है मेरा, तो मैं घर में ज्यादा रहती हूँ। लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो एक होता है ना कि, और खास करके हिंदी के शिक्षकों के उत्साह आ जाता है, आधी बीमारी चली जाती है। और जैसा कि किसी ने कहा था कि एक बार एक नेता बेहोश हो गए, तो किसी बोले क्या करें क्या करें, उनके सामने माइक रख दो तो उनको होश आ जाएगा, क्योंकि शिक्षक को बोलने को बोल दो तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि जिंदगी भर उसने काम ही वही किया है, सबको सुनाने का काम किया। कोशिश रहती है सुनाने की, फिर सुनना भी पड़ता है, वो एक अलग बात है। जरूर तो जरूर। मैं उस कॉलेज महाविद्यालय में पढ़ाती थी, और कई सारी साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी रही, और लगातार, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि उषा मेहता जैसे व्यक्ति के साथ भी उन्होंने राष्ट्रवादी संघ एक हिंदी के लिए संस्था बनाई, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। और हमारी जो प्राचार्य थी सुशीला गुप्ता, सुशीला गुप्ता, वो भी हिंदी के लिए बहुत कार्य करती थी। हमारी एक मित्र हैं हाँ जी। डॉक्टर राजम नटराजन है, तो दक्षिण भारतीय, लेकिन बहुत ही हिंदी पे प्रकांड विद्वान है, बहुत ही। और ऐसे कई, मतलब जो भी उनके साथ रह रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, ऐसा मैं कहूँ तो ज्यादा अच्छा रहे। तो और कई सारी दूसरी सामाजिक संस्था, जैसे मैंने कहा मुंबई ग्राहक पंचायत वगैरह से मैं जुड़ी रही, तो काफी कुछ सामाजिक कार्य में करती रही थी। 2010 में जब मैं सेवानिवृत्त हुई तो थोड़ा बहुत मैं करती थी, लेकिन 2015 के बाद थोड़ी मेरी तबीयत ने मुझे साथ नहीं दिया, तो अब उतना निकलना नहीं हो पाता है। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई, आनंदी सिंह ने मुझे फोन किया कि जब आप बोलेंगे हिंदी के बारे में बोलना है तो क्या हम लोग तो बोल सकते हैं। ये तो मेरा परिचय। अब जैसा कि मैं शुरू में ही बोलने वाली थी, परसाई जी ने कहा है कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले हिंदी में बोले। अब ये सवाल उठता है कि जब हम हिंदुस्तान भारतवर्ष के हैं और एक तरह से गर्व करते हैं हिंदी पर, तो सिर्फ हिंदी दिवस के दिन हिंदी में क्यों बोले? मेरा ये मानना, हिंदी दिवस के दिन हिंदी क्यों बोले, क्यों ना हम रोज बोले, तो ताकि हमको हिंदी दिवस में, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मुझे माफ करें कुछ लोग अगर ठीक ना लगे तो, कि हिंदी दिवस मनाने की जरूरत ही क्या है। मैं अगर रोज उठते बैठते सोते जागते जब हिंदी में बात ही करूंगी, ये दिवस क्यों मनाना पड़ता है हमें? तो कहीं ना कहीं हमारे मन में शक है कि कहीं से पीछे खिसक रहा है, इसको फिर से उनको ऊपर लाना है, और हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ती है। और खास करके जब आनंद जी ने कहा कि दक्षिण भारत में, तो जहाँ अभी मैं जो पूरा इतिहास तो सर ने बता दिया, इसलिए मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि दक्षिण भारत में सामान्य लोगों का हिंदी के प्रति उतना ही प्यार है जितना कि हमें हिंदी से प्यार है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उत्तर भारत में लोग हिंदी ना बोलकर आजकल अंग्रेजी ज्यादा बोलने लगे हैं। उत्तर भारत की मैं बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा संयोग यह है कि मुझे दक्षिण भारत के बहुत सारे मित्र भी हैं मेरा, और उत्तर भारत की मैं हूँ, लेकिन पैदाइशी में बम्बई की हूँ। तो मुझे मराठी गुजरातियों से मेरा संपर्क हमेशा होता रहता है। इन लोगों से आप बात करिए, इनकी गुजराती में बात करिए, मजे से बात करेंगे, मराठी में बात करिए, मजे से बात करेंगे। लेकिन हमारे उधर के लोग, जब मैं ब्याह करके बिहार गई थी भागलपुर में, तो हम लोग वहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती है, उसमें एक अंगिका ही भाषा होती है। तो अंगिका में बात करते करते एक दिन हमारी सासू माँ ऐसी बोली, क्या कचराही बोलता है? कचराही क्या बोल रही है, मेरे को मतलब, और हम लोग को थोड़ा भाषा वालों को लगता है कि शब्द के क्या हुआ। सोचते सोचते फिर अचानक मुझे ध्यान में आया कि कचहरी में बोली जाने वाली भाषा, क्योंकि उत्तर भारत में क्या है कि घर में लोग औरतें दूसरी भाषा बोलती, पढ़ाई की दूसरी भाषा होती, ये उनकी दिक्कत होती। बाकी गुजराती में देखिए, जो गुजराती बोलते हैं गुजराती पढ़ते भी हैं, मराठी में जो बोलते हैं मराठी पढ़ते भी, लेकिन वहाँ क्या है, घर में बोलेंगे आप अवधी बोलेंगे, अंगिका बोलेंगे, मैथिल बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे, उत्तर प्रदेश बिहार के, और जब पढ़ना होगा तो हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना होगा, ये होता है। तो तकलीफ ये हो जाती है, उसके बावजूद भी, और जब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते हैं तो वो अपने आप को कुछ और समझने लगते हैं, और क्या करते हैं, इंग्लिश में बोलने लगते हैं। तो वहां की हालत, बल्कि ये कहें तो चलेगा। दक्षिण भारत
मुझे संयोग से 2-3 बार इसी हिंदी के प्रोग्राम की कार्यक्रम की वजह से जाना मेरा हुआ है। और मैंने देखा है कि वहाँ के महाविद्यालयों में जो कार्यक्रम किए जाते हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो विद्यार्थी वर्ग हैं, बड़े उत्साह से ये काम करते हैं। कहीं उन्हें सिखाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। किसी ने माइक पे आकर ऐसा नहीं कहा कि सॉरी आई डोंट नो हिंदी, नहीं, किसी ने आराम से जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे उसी तरह से वो लोग भी बात कर रहे थे। ये एक राजनीति है। लोगों को जैसे आजकल आपने देखा होगा कि किसी चीज से बहकाने के लिए हमें कुछ ही दूसरे समाचार दिखाए जाते हैं ताकि हम उसको आकर्षित ना हो। ये बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी के खोज में हैं। नंबर 2, जैसा कि सर ने कहा, जिस प्रकार वो लोग हमारे अपनी भाषा का अनुवाद हिंदी में करते हैं, हम हिंदी भाषी लोग हिंदी का अनुवाद तमिल या तेलुगु या कन्नड़ में क्यों नहीं करते हैं? ये क्या हमारी खामी नहीं है? हमारी भी तो गलती। हमें भी तो उनसे उतना ही संपर्क रखना होगा जितना हम चाहते हैं कि वो ठीक है। मैं मानती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में हिंदी बोली जाती होना ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जैसे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मुझे मराठी भी आनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो उस प्रकार अगर हमको भी कोई न कोई दक्षिणी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि उसका भी साहित्य बहुत प्रचुर है। आप खाली, और ये जो अभी माफ करिएगा उन्होंने कहा कि हिंदी में सिर्फ एक ही लिपि का सवाल, हर भाषा की अपनी अपनी एक सहजता होती है, हर भाषा का की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे सर ने कहा कि उन लोगों का सिर्फ यू है, हम लोग तो हर भाषा में अलग अलग तरीके से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वो विशेषता होती है और उसी प्रकार वो चलती है और निखरती है और आगे बढ़ती है। तो हिंदी के लिए गर्व होना बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, जब हिंदी के बारे में हम कहते हैं कि हिंदी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, तो उसका एक कारण ये भी है कि जब अंग्रेज यहाँ से गए तो हमें इन्होंने बोला नहीं था कि आप अपने बच्चों को अपने मातृभाषा में पढ़ाना छोड़कर अंग्रेजी में पढ़ा, बल्कि उसके बाद तो हमारे देश में कुकुर मुत्तों की तरह अंग्रेजी स्कूल पैदा हो गए। आप हर चौराहे पे जाओ तो आपको एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल मिलेगा। और जब कोई माता पिता अपने बच्चे को हिंदी माध्यम में पढ़ाना ही नहीं चाहेगा, हिंदी पढ़ाना ही नहीं चाहेगा, तो बल्कि मैंने बहुत बार माता पिता के मुंह से सुना है, क्योंकि मैंने समाज में बहुत इधर उधर घूमी फिर ये सुना है, ये पता नहीं हिंदी कब तक पढ़ानी पड़े। क्यों भैया, तुमको हिंदुस्तान में रहना है, यहाँ का खाना है, पीना है, श्वास लेना है, लेकिन तुमको हिंदी नहीं पढ़ना है, ये क्या है? एक बार मैं अहमदाबाद से आ रही थी, एक बिल्कुल मैं अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो थी थोड़ी अच्छी लगी और अपने बेटे को बोलती है, जो बेटा जो पहले बफेलो। अरे उसको बफेलो के पहले उसको भैंस से परिचित होने दो, बफेलो तो स्कूल में जाकर पढ़ लेगा, मैं ये नहीं बोलती ना जाने वो। तो ये हमारी गलती है, हम अपने बच्चों को हिंदी में बात करना नहीं सिखाना चाहते हैं, इसका ये परिणाम हो रहा है। तो सबसे पहले एक शिक्षक के हिसाब से, एक माता पिता के हिसाब से हमारा ये कर्तव्य बनता है, और एक सामाजिक नागरिक के हिसाब से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ताकि हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी दोनों ही इसका अनुसरण करे और इसके महत्व को समझे और इसको आगे बढ़े। अब बात आती है, अगर हिंदी को नौकरी चाकरी से जोड़ दिया जाए, आज जैसा कि सर ने देखिए ना, अभी लोग क्यों हिंदी सीख रहे हैं? अब दूरदर्शन में अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आपको कोई खड़ा नहीं करेगा, चाहे वो आपका कार्यक्रम का चैनल हो, चाहे समाचार का चैनल हो, चाहे वाणिज्य क्षेत्र, और अच्छी हिंदी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि, और लेकिन एक लोगों ने सीख लिया है हिंदी इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये गलत। कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, जब तक उसमें हम दिलचस्पी ना लें वो कठिन होती है, जब उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं तो वो सरल हो जाता है। ऐसा होता है, कोई भी विषय, कोई हिंदी का सवाल नहीं, कोई। और सिर्फ हिंदी के बारे में बोल लेना और इसलिए दुख प्रकट, हमको क्या करना होगा, इसको सचमुच में व्यावहारिक रूप में इसको हमें अपनाना पड़ेगा और रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ दूरदर्शन में काम मिलने से हमारे बच्चों को हिंदी को हर तरह के रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, और ये काम जनता के साथ साथ सरकार का हो जाता है, सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है। मैं किसी सरकार की आलोचना करना नहीं, तो किसी का भी, लेकिन ये काम है कि भाई हम हिंदी को रोजगार से जोड़ें। जब रोजगार से जुड़ जाएगी तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि तू हिंदी। आज लोग इंग्लिश से किसी को बहुत प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जानते हैं कि जब मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तो मुझे अमेरिका, मुझे कनाडा में मुझे नौकरी मिलेगी, इससे सब सीख रहे हैं। उसी प्रकार अगर जब मालूम पड़ जाए कि हिंदी सीखने से मुझे नौकरी मिलेगी तो लोग सीख रहे हैं ना, इस पर जहाँ लगता है गरज है वहां पर सीख रहे हैं। इसीलिए दक्षिण भारतीय लोग उसका विरोध करते
करते हैं, पहले गलत फहमी को निकाल दें, और जब इस गलत फहमी को निकाल देंगे तो आधी सुविधा ज्यादा पसंद करेंगे, वो भी हमारे लिए। एक कदम हम चलेंगे तो वो 2 कदम चल के हमारे पास निश्चित है। बिल्कुल मैडम। अगर उनके मन में कुछ भी है, कुछ शंका भी है, कुछ भी है, तो निश्चित हो। तो इसलिए हिंदी के, अब मैं बोलती मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी, मैं जानती हूँ उनको, वो है करने, उनको रुचि है उसकी। बिल्कुल सही मैम। और ये जो सरकार की बन रही है हिंदू, ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपने बुलाया उसके। बिल्कुल सही। रत्ना झा मैम, रत्ना झा मैम, हाँ, एकदम सही मार्गदर्शन आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मैंने आपका नाम थोड़ा गलत तरीके से लिया, उसने क्षमा चाहती हूँ। और हमारे हाँ जी, तीसरे हमारे अतिथि गण हैं सुरेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने विद्यालय में कार्यरत होते हुए वे शिक्षा BA MA BEd हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं 30 वर्षों से। नव भारत टाइम्स, नव भारत, दैनिक जागरण तथा अभी स्वतंत्र रूप से वे एक पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्ते सर। मिश्रा जी सर आवाज नहीं आ रही है सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर दीजिए सर प्लीज। हाँ हेलो, हाँ सर, आवाज आई? हाँ जी सर। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। बहुत अच्छी चर्चा आपने आयोजित की, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और हिंदी के बारे में इतने विद्वान लोगों ने अपने अपने विचार रखे, बहुत सारगर्भित चर्चा चल रही है आपकी। आप सबको एक बार पुनः बधाई। और मैडम, सर, अगर आप 2 मिनट बुरा न माने तो हमारे पास छत्तीसगढ़ से डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं जो अपने PE किट पहने हुए हैं, तो हम उनसे थोड़ा सा उनका राय ले ले, उनकी ब्लेसिंग्स ले ले, क्योंकि आई थिंक उनको फिर बीच में जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अजय साहब, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ है, तो इस हिंदी दिवस पे 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर अजय साहब हमसे जुड़े हैं हिंदी दिवस के उसमें। सो डॉक्टर अजय साहब, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अजय साहब अनम्यूट करिए। स्वागत है आपका हिंदी दिवस में। अनम्यूट करिए और 2 शब्द आपसे हम सुनना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर अजय साहब का क्या परिचय दूं? वो एक डॉक्टर भी हैं, एक एक्टर भी हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत ही फेमस एक्टर हैं, और एक प्रोफेसर भी हैं। अजय जी, आप बात कर सकते हैं? तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अजय जी। डॉक्टर अजय, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ हाँ अजय जी। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्ते अजय जी। So happy to be with you. I'm in hospital on corona duty. We can see you in your PE kit, sir. So आज हिंदी दिवस है, तो उस पे आपके 2 शब्द सुनना चाहेंगे हम सभी आपसे। अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए जो आप अचानक जो आज ये आयोजन कर रहे हैं ना, ये प्रशंसनीय है। और मैं आज भी देखता हूँ कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। आज हमारे बच्चे और हम लोग कहीं भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हो, गलत बात है। आप देखिए, कोई भी आप कीबोर्ड भी दबाएंगे तो बोलते हैं इंग्लिश में सुनना तो 1 दबाइए, हिंदी में सुनना 2 दबाइए। ये सीक्वेंस चेंज होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितनी हम अपनी माँ को देते हैं। उसका जगह कोई नहीं ले सकता। और हिंदी हमारा स्टेटस सिंबल होना चाहिए मैडम। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बोले। लेकिन अभी इतना यूज टू हो गए हैं इंग्लिश बोलने के कि हिंदी में बात करने के लिए भी कितने बार हम लोग और आप बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे हमको अंग्रेजी बोलनी होती है ताकि कम्युनिकेशन सही रहे। लेकिन जहां तक संभव हो हमको हिंदी ही इस्तेमाल करनी चाहिए जब हम अपनों के बीच में, अपने वतन में, अपने देश में। बहुत सही सर, बहुत सही। बहुत सही है। शुक्रिया अजय जी, आपके
बहुमूल्य शब्दों के लिए शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर, धन्यवाद। सुरेंद्र मिश्रा जी सर जी प्लीज। हाँ मैडम। हाँ बोलिए मैडम, ये जो देखिए चर्चा चल रही थी हिंदी की उपयोगिता पर, उसके जो है प्रभाव पर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी जो है हमेशा जो अभी तक सरवाइव कर रही हो अपनी ताकत के बल पे कर रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। तो देखिए हिंदी कभी भी राजाश्रय प्राप्त नहीं रही है। पिछले 1000 वर्षों में अगर हम देखें तो हिंदी जो जिंदा है वो अपनी ताकत के बल पर जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि शुरू में जब मुगल आए, उसके पहले मुसलमान आए, ये सब जो आए इन्होंने, इनकी भाषा फारसी थी, इनकी हिंदी भाषा नहीं थी, तो उनका राजकाज उस समय फारसी में चलता था, फिर भी हिंदी जिंदा रही, बढ़ती रही। उसके बाद अंग्रेज आए तो उनकी भाषा राजभाषा अंग्रेजी हो गई, और उसके बाद भी हिंदी जिंदा रही, हिंदी कभी भी खत्म नहीं हुई। और आज भी जो है जो संकट आया है, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन तक सारे राजनेता जो थे वो देश के बारे में सोचते थे, इसलिए जितने हिंदी भाषी बड़े राजनेता थे सबने हिंदी को संरक्षण दिया, हिंदी के को आगे बढ़ाने की बात की, क्योंकि हिंदी का थोड़ा दायरा बढ़ा था अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा, इसलिए हिंदी को बढ़ाने की बात हुई। लेकिन जैसे आजादी मिल गई और उसके बाद फिर जो चुनाव जीतने की बारी आई तो फिर पब्लिक को बरगलाने का काम शुरू हुआ, फिर जो है उसमें भेदभाव शुरू हो गया, फिर जो राष्ट्र हित था उसकी जगह स्वहित ने ले लिया, और लोगों ने अपने हितों के लिए फिर हिंदी वर्सेस दूसरी भाषाओं को खड़ा किया और विवाद करने की कोशिश की। तो इसको हम उसमें नहीं जाते हैं। मैं इस बात दक्षिण भारत की बात करता हूँ कि जहाँ जो तमिलनाडु है, जहाँ सबसे ज्यादा हिंदी का विरोध हुआ, वहां अगर आप राजनेताओं के, बड़े राजनेताओं का बायोडाटा उठा के देखिए तो वो उनकी अपनी क्षमता है हिंदी बोलने की, लेकिन वो बच्चों को जो है, जो स्टेट के गरीब बच्चे हैं, जो नीचे हैं, जो अंग्रेजी या अन्य भाषाएं नहीं, तो उनको रोकने की एक कोशिश है। और बाकी उनके बच्चे सब हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, जर्मन भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, सब वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। लेकिन आम लोगों को जो है, अगर आप जर्मन सीख सकते हैं, जैपनीज सीख सकते हैं, तो आप हिंदी क्यों नहीं सीख सकते? हिंदी का भी 70 करोड़ का बाजार है। तो केवल वो राजनीति है, अभी भी तमिलनाडु की जो आम जनता है उसको लगने लगा है कि हमारे बच्चों को एक बैरियर बनाया जा रहा है कोई भाषा पढ़ने से रोक करके। तो वहीं के, भारत की बात छोड़ दीजिए, वहीं के जो है जो 5 स्टार होटल्स हैं उनमें उनको नौकरी मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी हिंदी नहीं आती है। तो अभी उनको लग गया है कि हमको हिंदी से काट करके हमारा नुकसान किया जा रहा था, तो इसलिए वो लोग अभी हिंदी की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। तो बाकी अब जो कर्नाटक राज्य है या आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हिंदी, तेलंगाना, सब में हिंदी की अच्छी स्थिति है, और जो केरला है वहां भी हिंदी की काफी अच्छी कंडीशन, क्योंकि वहाँ वो लोग संस्कृत से बहुत ज्यादा अटैच थे, तो हिंदी सीखने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो रही बात तमिलनाडु की, लेकिन वहां भी लोगों में, अब आम जनता में जागरूकता है कि हिंदी को जो है हमको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि हमको देश में बाकी हिस्सों में जाते हैं तो हम एकदम अलग थलग पड़ जाते हैं, तो देश से जुड़ने के लिए ये प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात, रही बात जो कि हम लोग हिंदी नहीं सीखते, उत्तर भारत के लोग कोई भारतीय भाषा नहीं सीखते, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? वो जनता का दोष नहीं है, उसने जो त्रिभाषा सूत्र बनाया गया है, त्रिभाषा सूत्र में क्या है, तमिलनाडु का बच्चा हिंदी, अंग्रेजी और कोई वहां की तमिल भाषा सीख सकता है, उसके लिए मौका है कि वो अपनी तमिल सीखते हुए, इंग्लिश सीखते हुए भी हिंदी सीख सकता है। लेकिन हमारे साथ क्या हो गया, उत्तर भारत में हिंदी के साथ साथ जो है अंग्रेजी, और अंग्रेजी साथ हमने वहाँ संस्कृत को जो है या उर्दू को हमने प्रेफरेंस दिया है, और हमारे पास भारतीय भाषा, अन्य भाषी भाषा पढ़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं वहाँ के बच्चों के पास जो है। तो अगर वहाँ ये ऑप्शन उपलब्ध होगा तो वहाँ भी जिस तरह लोग संस्कृत पढ़ते हैं, कुछ लोग उर्दू पढ़ते हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो ऐसी व्यवस्था होगी तो, क्योंकि कोई पूर्वाग्रह, अगर हमारा जो उत्तर भारत का बच्चा जर्मन पढ़ सकता है, तो उसे फ्रेंच पढ़ सकता है, तो वो तमिल क्यों नहीं पढ़ेगा, तेलुगु क्यों नहीं पढ़ेगा? तो क्यों? वो हमारी भारतीय भाषा है। जितना महत्व हमारा हिंदी का है उतना ही हमारी वो भी भारतीय भाषाएं हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो बात ये है, तो हिंदी का जहां तक ताकत है, हिंदी की ताकत कभी कम नहीं होगी, क्योंकि देखिए अभी ये बाजार है, हिंदी का 70 करोड़ का बाजार है, जिनको भी इस बाजार में आना होगा वो हिंदी को अपनाएंगे। जैसे आप देखें, फिल्म, पहला उदाहरण फिल्मों का है, जो जितने भी लोग फिल्मों में काम करते हैं, अगर आप उनकी जाकर पर्सनल बातें वहां सुनिए तो लगेगा कि ये लोग हिंदी की फिल्में कैसे बना रहे हैं। सब अंग्रेजी में, हिंदी के डायलॉग अंग्रेजी में बोलकर समझाते हैं, लेकिन फिल्में बनती हैं हिंदी में। क्यों बनती हैं? क्योंकि उनकी मजबूरी है, अगर हिंदी में फिल्में नहीं बनेगी तो उनको 70 करोड़ का बाजार उनसे छूट जाएगा। मैं सबसे ज्वलंत उदाहरण बताऊंगा कि
हमारा जो ठाकरे परिवार है, कितना मैं इज्जत करता हूं उन लोगों की, उन्होंने मराठियों को बहुत उनके लिए काम किया, मराठी भाषा के लिए काम किया, मराठी संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन जब उनको पास फिल्म बनाने का मौका आया तो उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई? उनके घर में 3 फिल्में बनी हैं, तीनों हिंदी की फिल्में बनी हैं। ये क्या मामला है? ये बाजार का मामला है, क्योंकि मराठी में, महाराष्ट्र में रहते हुए अगर राजनीति मराठी के लिए करेंगे तो वो फायदेमंद है, लेकिन अगर फिल्में हिंदी में बनाएंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद है। मराठी की अपेक्षा अगर हिंदी, तो 3 लोगों ने जो फिल्म बनाया घर के, उनके 3 लोगों ने हिंदी की फिल्म बनाई, क्योंकि वहां हिंदी का बड़ा बाजार है, रातों रात जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन मिल जाती है। तो हिंदी जब जो भी जिंदा है वो बाजार के कारण जिंदा है, और बाजार के कारण ही आगे बढ़ेगी। अभी आप देखें गूगल वगैरह, कुछ दिन पहले जब आप देखते थे तो सब कुछ अंग्रेजी में था सोशल मीडिया पर, लेकिन आप देखते देखते, क्योंकि आम जनता तक जो है पहुंचना है तो आपको हिंदी में पहुंचना पड़ेगा, तो हिंदी पूरा हावी हो गई पूरी सोशल मीडिया पर। तो ये हिंदी की ताकत है। और दूसरी बात ये, जो डरते हैं कि हमारा अंग्रेजीकरण हो रहा है, अंग्रेजीकरण कभी नहीं हो पाएगा। इतना 200 साल अंग्रेज रहे, हमारे भारत में अभी 3% लोग ही अंग्रेजी बोल पाते हैं, लिख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो 97% लोग अभी भी नहीं समझ पाते। इसलिए नहीं समझ पाते कि अंग्रेजी जो है स्कूलों में नहीं मिलती है, अंग्रेजी जो है दुकानों में मिलती है। तो दुकान पर जानने की सब भारतीयों के पास क्षमता नहीं है वो, और हिंदी अंग्रेजी स्कूलों में मिलती है। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि हिंदी को खा जाएंगे वो लोग। जितना अन्य भाषाएं हैं वो थोड़ा उसका भी रहेगा, क्योंकि वो आज रोजगार की भाषा है, लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। जिनकी क्षमता होती है वो अंग्रेजी सीख करके कुछ नौकरी हासिल करना चाहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हिंदी की ताकत है कि हिंदी भी अपना एक बड़ा उसका बाजार है, और वो बाजार के बल पर हमेशा जिंदा रही है और जिंदा रहेगी। अंग्रेज भी जो आते थे तो पहले वहां से हिंदी या जितनी जिस भाषा में उनके आईएएस अफसर जाते थे वो सब सीख के आते थे। तो जिनको भी इस बाजार को पकड़ना है, उनको हिंदी या जितनी रीजनल लैंग्वेज है उनको पकड़ना पड़ेगा। अभी इनको खत्म होने में कोई इतना आसान काम नहीं है। हजारों साल से हम जिंदा हैं, 1000 साल की गुलामी के बाद भी हिंदी में कोई कमी नहीं आई है, और आगे भी उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। क्योंकि सारे लोग अमेरिका में भोजपुरी सीखने के लिए, हिंदी सीखने के लिए कोचिंग क्लास चल रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बाजार को पकड़ना है। तो हमें उसको सीखने की जरूरत नहीं है, वो लोग हमको सीख करके आएंगे, हमारे बीच में हिंदी भाषी बन जाएंगे, हिंदी सीख करके आएंगे। तो यही हिंदी की ताकत है, जिसके बल पे हिंदी सरवाइव करती रही है और आगे भी विकसित होती रहेगी। मैं बस इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से आपने हमें दिला दिया इस बात की दिलासा कि हिंदी हमारी रहेगी। धन्यवाद सर। अब हमारी मैडम जी गैना मैम के लिए मैं एक छोटी सी शायरी बोलना चाहती हूँ स्वागत के लिए। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपने मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं इस मंच पर वे मेहमान, करती हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है। प्लीज कृपया करके आप भी कुछ इसमें प्रकाश डालिए। धन्यवाद। अभी मैं बताना चाहूंगी कि अभी हमारे जो प्रवक्ता है वो जो हम लोग तमिलनाडु के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अब हमारी अगली प्रवक्ता तमिलनाडु से है, तो उनकी विचारधारा भी लेते हैं कि वो हिंदी एज अ सब्जेक्ट कितना महत्व देती है और उनकी क्या राय है हिंदी दक्षिण भारत में कितना उसको प्रमोशन होना चाहिए। गीना मैम, ओवर टू यू। गीना, सॉरी, या। नमस्ते मैम। नमस्ते, सबको नमस्कार। डॉक्टर मुरुम जी सही बोल रहा। क्या इधर एक मुझे भी इसमें एक संकट है, क्यों साउथ इंडियन वाला एक हिंदी पढ़ने के लिए ऐसा मुश्किल, आपको चॉइस है जीना मैम, आपको चॉइस है, यू कैन बी बाइलिंगुअल, आप हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकती है मैम, आप बोल सकते हैं मैम। मुझे भी एक है क्या हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए वो इनको सहज नहीं है, that is they are not comfortable, that is the thing, feeling they have, that is the thing. and मैं एक बोलना चाहिए पेरेंट्स को, क्यों एक भाषा सीखने के लिए पढ़ने के लिए आपको बच्चों को वो सही तारीख में गाइड करते हैं, वो करना चाहिए। वो परीक्षित करो,
एक सीखने के लिए कोशिश करो, वो अच्छी परीक्षा भाषा है। एंड छोटा बच्चों एक सीखने के लिए वो जल्दी एक लैंग्वेज टीच करिए तो वो जल्दी सीख जाएंगे। तो मुझे मालूम वो जरा मुश्किल है, पहले मेहनत करिए तो ये सीख जाएंगे। मेहनत करना, उसको पेरेंट्स जरा मोटिवेट कर, वो मेरा ये दैट इज माय विश। एक फॉरेन भाषा में प्राउड गर्व करते मैं मेरा मैम अनम्यूट योरसेल्फ। मैम अपने आप को अनम्यूट कर दिया। नहीं एक कॉल आया। ओके that's what parents are very much proudly they are saying, they are so much garv in this stating that my child is learn Chinese, French, like, whereas why don't you want to just make the child to learn हमारा राष्ट्रीय भाषा? वो it is very very important for the child to learn in future. Wherever, even last week I attended a program, webinar, which was conducted only the magnified, dignifying people were there, and that's what one great personality person, she is running n number of organizations. When she went about, were asking, no, they came out in Hindi, whereas she was not able to, since she studied in the same school where I studied. That is an Anglo-Indian school. So when they just came out in Hindi, she was not able to answer. Immediately, those people were asking, are you from Sri Lanka? By that time, she realized the importance of Hindi. No, it is not years back, just now. So that's what. Mera ishq. आपका language, that is, if it is Tamil or Malayalam, let it be the second language. First language are giving importance to Angrezi. All these subjects are in Angrezi. I am a CBSE principal, so all these subjects are in Angrezi, and we are giving importance to some other foreign language. Why can't we give importance to our Hindi language, national language? And as the sir said previously, who spoke to me, no, he was saying that's what, before the local channels came, there was only Doordarshan. All the Indians were in front of Doordarshan and they were learning Hindi. No, even by that time, our parents were teaching us Hindi through that. Now the parent, they are very, children are very comfortable with their local language channels. At least get the chance, utilize the chance. Once if it knocks your door, if it knocks, just utilize the chance. You take them in a right way, right path. Don't make them agitate anything. That's what this Sakshari sir ठीक बोल रहा है. हम people वो politics करते हैं यहाँ साउथ पे. मुझे भी इसमें जरा संकट है. मेरा ये सभी वो थर्ड लैंग्वेज ऑप्शन है, वो ऑप्शन थर्ड लैंग्वेज वो है तो अच्छा. अध्यापिका हम भी मिलूंगे हम. Than going for some other languages, we won't get teachers. If we go for Hindi, we'll get number of teachers to teach them, guide them. So I'm standing for making them learn Hindi as a third language. It is clearly mentioned as a third language. What is the problem in learning? That's what my thing. Thank you all for giving me such a wonderful opportunity. आनंदी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आनंदी मैम अनम्यूट कर लीजिए. ओके मैम, बोलिए. हाँ मैम बोलने वाली हूँ. ओके.
मैम आप बोलिए। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। थोड़ी सी बातें मैं जो आप लोगों से जो मैंने सुना है, तो थोड़ा सा जो मैं सार सब चीज का एकत्रित कर पाई हूँ। अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होता है एंड जी फॉर जीब्रा जानवर बना के छोड़ देती है हम सभी लोगों को। हिंदी ही विश्व की एकमात्र भाषा है जो अ से अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञ से ज्ञानी बना के हमें छोड़ती है। तो तय हमें करना है, तय हमें करना है कि हमें किस चीज को महत्व देना है। और मैं आभार प्रकट करने के पहले आज के मैं सभी अपने प्रवक्ता को प्लस संचालक को सम्मानित करना चाहूंगी। हिंदी दिवस से अच्छा कौन सा दिन हो सकता है आज के हमारे प्रवक्ता को सम्मानित करने का। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मुरुमकर, प्रोफेसर डी मुरुमकर को सम्मानित करना चाहूंगी। सो नीता, कैन यू शेयर द e-certificate which we have prepared for the doctor? प्रोफेसर मुरुमकर के लिए हमने जो e-certificate इशू किया, नीता, I would just request you to do the screen sharing. Yes, ma'am. तो प्रोफेसर मुरुमकर, आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं आज के लिए हमें ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि आपने बोला कि आपको ये ऑप्शन मिला था कि ज्वाइन करे नहीं करे, लास्ट मोमेंट में बताया गया। सो मैं आपको सबसे पहले तो आभार प्रकट करती हूँ और ये बताना चाहूंगी ये कार्यक्रम सिर्फ 2 घंटे पहले हमने प्लान किया था। तो आपको लास्ट मोमेंट रिक्वेस्ट करने के और आप जो एक्सेप्ट किए उसके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। उसके बाद मैं रत्ना मैम को सम्मानित करना चाहूंगी। डॉक्टर रत्ना जहां मैम, आपको तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ आज हिंदी दिवस में हमारे साथ जुड़ के अपने भाव और अपने विचार प्रकट करने के लिए। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी रत्ना मैम, मैं भी आपके ही गांव से हूँ, भागलपुर से हूँ। क्या बात है? ननिहाल है, भागलपुर में ही मैं पैदा हुई हूँ। सो हमारा मतलब दिस इज आई विल से कार्मिक कनेक्शन। अभी मुझे हिंदी वर्ड सोचना पड़ेगा, बट देखिए घूम फिर के दुनिया गोल है जो बोला जाता है। तो आपने जब भागलपुर का बोला तो कहीं ना कहीं हम जुड़े हैं वहां से। और आज इस मंच पे रैपिड टॉक विद रचना के मंच पे आनंदी, डॉक्टर आनंदी के मैम के थ्रू हम लोग जुड़े हैं। सो आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। फिर मैं सम्मानित करना चाहूंगी डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा सर को। डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा सर, आपका भी मैं काफी आभार प्रकट करती हूँ आज लास्ट मोमेंट में कॉल करके जुड़ने के लिए कि आपने इतने कम टाइम पे हमारे साथ जुड़े और अपने विचार समझ दर्शकों के सामने आपने उपस्थित किया। तो तहे दिल से आभार। फिर मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी गेना मैम से, जो कि हमारे दक्षिण भारत से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने हिंदी भाषा के लिए अपने जो विचार व्यक्त किए हैं उनमें कहीं ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा नेगेटिविटी भी मिला है जो मैम ने मेरे साथ डिस्कस किया था। तो ये दक्षिण और उत्तर भारत की बात नहीं है, ये चर्चा हमारे अपने राष्ट्र भाषा के बारे में है। अगर हम चर्चा करने जाएं तो हमने कुछ स्कूलों में ये भी देखा है कि हिंदी हमारे राष्ट्र भाषा के साथ फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि दे आर ट्रीटिंग लाइक हिंदी भाषा को थर्ड लैंग्वेज के जैसे। एंड 4th 5th स्टैंडर्ड के बाद ही बच्चे हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा छोड़ सकते हैं और फ्रेंच चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज को सीरियसली देखा जाए कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये हमारे सभी स्कूल में होना चाहिए। एटलीस्ट फॉरेन लैंग्वेजेस के आगे इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर आनंदी को सम्मानित करना चाहूंगी, जिन्होंने इतने कम समय में सिर्फ एक फोन पे बात किया कि मैडम हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इतने कम समय में आनंदी मैम ने सारी तैयारियां की, आप लोग सबको जोड़ा अपने विचार प्रकट करने के लिए। तो तहे दिल से मैं वापस से आनंदी मैम को शुक्रगुजार करती हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए। एंड हाँ, हिंदी हमारी भाषा है और हमें उस पे इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। और जो भी हमसे जुड़े हैं, फेसबुक में लाइव जा रहे हैं, 5000 लोग हमारे फेसबुक अकाउंट में हैं जो हमसे जुड़े हैं और हमें उन्होंने आज लाइव देखा है। उन सभी दर्शकों का जिसमें एडुकेटर्स है, पैन इंडिया लेवल से हमारे स्कूल ओनर्स जुड़े हैं, प्रिंसिपल्स, टीचर्स सभी जुड़े हैं, पेरेंट्स जुड़े हैं। तो उन सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी उपस्थिति, सभी गण्यमान्यों को का तहे दिल से मैं फन टू लर्न संस्था की ओर से आभार प्रकट करती हूँ तथा सभी महानुभावों ने इतने कम समय में इस प्रोग्राम को अतिथि के रूप में आने का निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। प्लस कोई भी इवेंट एक बैकअप टीम के बिना सक्सेसफुल नहीं होती है। तो मेरे बैकअप टीम में नीता एंड अर्चना जैन एंड दीपक जी, ये 3 जन हमारे बैकअप टीम में हर समय सदा हमारे साथ 24 घंटे जुड़े रहते हैं। तो तहे दिल से मेरे बैकअप टीम को भी फन टू लर्न की तरफ से शुक्रिया। आशा करती हूँ हिंदी दिवस में कुछ हद तक हम लोग अपने हिंदी दिवस मनाने में कामयाब हो गए। कुछ त्रुटि हुई तो माफ करिएगा। सॉरी आपको रोक रही हूँ। मुझे आपका भी आभार प्रकट करना है मैम। मैंने आपका आभार प्रकट नहीं किया मैम। आपके बगैर तो ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था मैम। रचना मैम और आपकी सभी टीम को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आपके बगैर तो हम ये प्रोग्राम कर ही नहीं सकते थे। शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम। बोलिए, अभी आप कंटिन्यू करिए। शुक्रिया सभी का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। इसके साथ नमस्ते, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फन टू लर्न की तरफ से, रैपिड टॉक्स विद रचना की तरफ से। एंड मैं देख रही हूँ कि अर्चना जी भी कुछ बोलना चाह रही है। तो यस अर्चना जी, आप भी बोल सकते हैं। आप अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं या 2 शब्द हिंदी शब्द के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू रचना मैम। मैं एक्चुअली हिंदी के बारे में थोड़ा बोलना चाहती हूँ, तो 5 मिनट समय है आपके पास? तब तो मैं बोलूँ, वरना मैं आभार प्रकट करूँ, क्योंकि मैं इतने सारे इतनी टीचर्स और प्रोफेसर सबको सुन के मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो मैं अपने दिल की बात, उत्सुकता हो रही है, तो मैं अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। एक सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री को नरेंद्र जी मोदी को सत प्रणाम करती हूँ कि आज उन्होंने ये जागरूकता फैलाई है ये हिंदी दिवस मनाने के लिए। ऐसे तो हर दिन ही हमारा हिंदी दिवस है, लेकिन आज उन्होंने ये चीज़ बोला तो हम लोग सब कोई अलग अलग सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब कुछ इसको मना रहे हैं। दूसरा, आज हिंदी वर्णमाला की विशेषता मैं आप लोग सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो हिंदी वर्णमाला है ये पूरे विज्ञान से भरी हुई है। आज ये जो वर्णमाला प्रत्येक तार्किक और सटीक गणना के साथ क्रमिक रूप से रखा गया है। ये अगर आप इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अन्य विदेशी भाषाओं के कंपैरिजन में करें तो आप इसके सारे इतने इम्पोर्टेंस देखेंगे, जैसे क ख ग घ ड़, ये सब ये जो है 5, इसका समूह को कंठव्य कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते वक्त कंठ से ध्वनि निकलती है। फिर जैसे च छ ज झ ण, इसका उच्चारण ये 5 को ये तालव्य कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते वक्त जीव तालु महसूस करते हैं। ऐसे ट ठ ड ढ न, ये मूर्धन्य इनको कहते हैं हम लोग। तो क्योंकि इसमें जीव म ट ठ ड ढ ण, तो ऐसे करते करते मतलब आप सभी चीज को देखिए, जैसे त थ द ध न दंतव्य,
प फ ब भ म, हर किसी उच्चारण का से आपको एक अलग प फ ब भ म, तो जैसे इसमें आप 2 होठ का उच्चारण कर रहे हैं, तो हर एक उच्चारण की अपनी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जैसे अगर आप यहाँ पे हाथ रखते हैं और आप बोलते हैं म ण, तो ये एक शांति स्वर है, इससे आपको शांति मिलती है। तो मतलब इतने इसके वो हैं, और ये सब हम लोगों ने बचपन में सीखा था। फिर आज मेरे पास एक ये कहीं से ये मैसेज आया, तो मुझे लगा कि हम लोग इस चीज़ के बारे में ज़रूर चर्चा करें। और मतलब मतलब ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने बाहर देशों में देखा है कि जैसे हम यहाँ पे मतलब जैसे आज सिंगापुर हो, यूएस हो, कहीं पे भी मैंने देखा है कि यहाँ पे माएँ, क्योंकि वो सारा समय इंग्लिश में बात करते हैं, तो घर में जब आते हैं तो बच्चों से माएँ हिंदी में ही बात करती है कि इस बहाने बच्चे कम से कम हिंदी सुनेंगे, सीखेंगे। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो मैं ये चाहती थी कि मैं आप लोग सबसे ये बात शेयर करूं। और इसके साथ ही साथ मैं एक छोटे से 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि हर कण में हिंदी बसी, मेरी माँ की इसमें बोली बसी, मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। थैंक यू। बहुत ही अच्छा बोले अर्चना जी। मैम बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी। मैं आभार प्रकट करते हुए लास्ट कुछ लाइनों के साथ आपसे विदा लूंगी। मानिक मोती कंचन हिंदी, तिलक राष्ट्र का चंदन हिंदी, अपनों से भी अपनी लगती, रेशम का सा एक बंधन हिंदी, श्रेष्ठ सरल सुंदर संस्कारी, मिश्री सा संबोधन हिंदी, भाषाओं के वन उपवन में सरस और सम्मोहन हिंदी, विश्व चेतना बन मुस्कुराती, हृदय से अभिनंदन हिंदी। सभी सम्मानित सदस्यों को हिंदी दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं। इसके साथ हम विदा लेते हैं। अब हम मिलेंगे शनिवार को विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन हिंदी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा होगी शनिवार को, सो उसके लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।